वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉशन डालना पड़ रहा है यार कि आई एम नॉट ए मिसोजिनिस्ट। वांगा साहब इतना भी वॉलेंट नहीं होना था। I'll show them what violent film will be. अब आई नो मैंने एंटी वायरस तो इंस्टॉल करा अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में, पर लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में मिसोजिनिस्ट नाम के बहुत सारे वायरस आने वाले हैं, तो वेरी रिस्पेक्टफुली ऑफ। अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने वांगा साहब दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक साइड जो ने 80s के ज़माने का वो दादाजी मानती है जो अपनी बीवी को खाने में जरा सा नमक तेज होने पे बेल्टों से मारते थे, और एक साइड वो जो ने एज अ ग्रेट डायरेक्टर और एज अ हाईली मिसअंडरस्टूड पर्सन समझती है। हमें पर ऑब्वियसली एकदम न्यूट्रल रह के बात करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी किसी एक साइड को ऐसा लग सकता है कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ और एक साइड को ऐसा लग सकता है कि मैं संदीप भाई को वही दादाजी समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो संदीप रेड्डी वांगा ने हमें अभी तक 3 मूवीज़ दी हैं, अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड एनिमल। तीनों में एक के बाद एक बजट बढ़ता गया, तीनों में ऑडियंस का सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, और तीनों में ही क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अब हम इन तीनों वर्क से ये एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्या है संदीप रेड्डी वांगा में जो इतना क्रिटिसिज्म जनरेट करने के बाद भी प्रॉफिट डबल जनरेट कर रहे हैं, और क्या ये क्रिटिसिज्म वैलिड है भी या नहीं, और क्या संदीप रेड्डी वांगा ये क्रिटिसिज्म जानबूझ के ले रहे हैं। तो देखो, एक डायरेक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक डायरेक्टर यूज़ करता है अपनी मूवी में। कोई हैविली रिलाइड होता है सिनेमाटोग्राफी पे, कोई स्क्रीन प्ले पे, कोई एक्शन पे, कोई ड्रामा पे, कोई रोमांस पे, और कोई इमोशंस पे। अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इमोशंस की। अब जब इमोशन की बात करिए तो सबसे पहले दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर आएगी, एस.एस. राजमौली। उनकी मूवीज में इमोशंस इतने हैवी होते हैं ना कि इन भाई तक को हंसा दे और रुला दे। अब इमोशंस काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। वन विल मेक यू लाफ, वन विल मेक यू क्राई, वन विल मेक यू एंग्री, और कुछ इमोशंस आपको ट्रिगर्ड फील कराएंगे। और ये जो ट्रिगर्ड इमोशंस है ना, ये संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज़ के यूएसपी होते हैं। जैसे एनिमल के कुछ ये सीन्स। एक बार और तूने मर्डर बोला, आई विल स्लैप यू सो हार्ड लाइक आई स्लैप अदर मैन। टिचकी वाला नहीं, एकदम पाक। या फिर कबीर सिंह के कुछ ये सीन्स। टच किया उसको, वहीं रोक साले में आ रहा। तो अभी सारे सीन्स संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी को प्रोग्रेस करने के साथ साथ वेरी स्मार्टली ऑडियंस को ट्रिगर करने के लिए भी डाले हैं। और सिर्फ सीन्स ही नहीं, उनकी मूवीज में बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स भी होते हैं जो सिर्फ ऑडियंस को ट्रिगर करने के लिए डाले जाते हैं। महीने में 4 बार पैड चेंज करने के लिए इतना करती है तू? गीतांजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं। If I don't come back, दोबारा शादी मत कर। कान में डिजर्व रिस्पेक्ट क्या होता है? फिल्मी लैंग्वेज में बात किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। और अगर कोई भी डायरेक्टर तुम्हें ट्रिगर करने में सक्सेसफुल हो गया ना, तो उसका मतलब उसने अपनी आधी लड़ाई वही जीत ली। क्योंकि अगर उसने तुम्हें ट्रिगर करा है तो उसका मतलब उसने तुम्हें अपनी स्टोरी के साथ भी एंगेज करा है। अब तुम उस मूवी को चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट कि तुम उस मूवी के साथ एंगेज हुए। क्योंकि अगर एंगेज नहीं होते तो ट्रिगर्ड भी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी मूवी का हलवा करके रख दो और उसके बाद 1-2 सीन्स ऐसे डाल दो जो किसी एक कम्युनिटी को ट्रिगर करती है, या फिर अपना प्रोपेगेंडा उसके अंदर डाल दो। और फिर जब ऑडियंस तुम्हें जूते बजाने लग जाए तो उसके लिए तुम बोलो पब्लिक अगर ट्रिगर हुई तो एंगेज भी तो हुई ना मूवी के साथ, इसका मतलब हमने मूवी अच्छी बनाई। क्या हुआ, बस थोड़े जूते तो पड़ रहे हैं। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट फ्रॉम गेटिंग योर ऑडियंस ट्रिगर्ड. But what I'm trying to say is sometimes a director can intentionally put some scenes to trigger you in a good way, जिसके थ्रू वो अपने कैरेक्टर्स का माइंडसेट तुम्हें समझा सके, उसके इमोशंस तुम्हें समझा सके, उसकी पर्सनैलिटी तुमको समझा सके, और उसके फ्लॉज भी तुमको समझा सके। एंड दैट्स व्हाट संदीप रेड्डी वांगा डू। उनके कैरेक्टर्स कभी परफेक्ट होते ही नहीं हैं, दे हैव सम फ्लॉज इन देम, और वो उन्हीं फ्लॉज को कुछ सीन्स के थ्रू ऑडियंस को दिखाते हैं। अब ये किसी को पसंद आएगा या किसी को नहीं पसंद आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम उनमें से हो जिन्हें ऐसा लगता है कि प्रोटैगनिस्ट हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, उनमें कोई भी फ्लॉप होना नहीं चाहिए जिसकी वजह से सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े या फिर ऑडियंस पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े, तो तुम अपने सॉफ्ट वर्ल्ड में बैठ के रोज शाम को अनुपमा देखो, या सीधा सीधा वो जॉनरा देखो जहाँ पे कैरेक्टर्स ऊपर से लेके नीचे तक परफेक्ट होते हैं। पर लेकिन ये डिमांड मत करो कि हर मूवी तुम्हारे हिसाब से बने। किम जोंग नहीं हो बेटा तुम्हें वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें अगर रणवीर जी के इतने सारे मर्डर करने से प्रॉब्लम हो रही है ना एज अ प्रोटैगनिस्ट होके, तो तुमने अभी अटैक ऑन टाइटन नाम की चिड़िया के बारे में पता ही नहीं करा कि वहाँ किस किस के मर्डर हो रहे हैं, या एक्चुअली किस किस के मर्डर नहीं हो रहे हैं। अच्छा पता सीन भी तो यही है कि ऐसी कैटेगरी के लोगों को तुम कितना भी डार्क कंटेंट दिखा लो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस वो कंटेंट इंडिया से है। क्योंकि आधे से ज़्यादा ये सोसाइटी कल्चर मिसोजिनिस्ट का रोना करने वाले लोग वही हैं जिनकी डीपी होमलैंडर की है। होमलैंडर जो कि रेपिस्ट था और जिसे ये सिग्मा मिल बोलते हैं। तो क्या अब संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज़ में ये सारे सीन सारे डायलॉग सब वैलिड थे या सब नेसेसरी थे? इसका आंसर देखो 50-50 हो सकता है। 50-50 कैसे?
आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले बात करते हैं अ डायलॉग कंटेनिंग वुमेन्स पीरियड एंड सैनिटरी पैड। अगर ये सीन या डायलॉग पूरी मूवी में कहीं नहीं भी होता ना, तो ना इससे मूवी के स्क्रीन प्ले को कुछ फ़र्क पड़ता और ना ही मूवी के कोई नैरेटिव को फ़र्क पड़ता। क्योंकि अगर संदीप रेड्डी वांगा ये सोच रहे थे ना कि इससे हमें कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल स्टेट दिखाएंगे, तो वो ये चीज़ हमें पहले दिखा चुके थे कि वो कितना वनरेबल हो चुका है अपने रिवेंज में और इतनी सारी इंजरीज के बाद। इसको लेके मेरा सीधा टेक है कि इस सीन की मूवी को कहीं से लेके कहीं तक जरूरत नहीं थी, और ये सीन अभी भी मूवी में से निकाल लिया जाए ना तो मूवी एज इट इज़ वैसी की वैसी रहेगी जैसी अभी है। अब सीधा बात करते हैं इस मूवी के सेकंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो है रणविजय की चीटिंग। और जो वो मैंने 50-50% वाली बात करी थी ना, वो यहीं पे आके इम्प्लीमेंट होएगी। देखो, एक तो सिनेरियो ऐसा हो सकता है जिसमें वो चीटिंग वाला सीन बिल्कुल इररिलेवेंट था, पर मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल पार्क में इस पूरे सीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि जो है इज प्रेग्नेंट विद रणविजय चाइल्ड, और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है पार्ट 2 में। So I want You have to seduce. Yeah, I thought like you've gone to that level also. That okay, I'll get this out. So yeah, it is actually layered very deep. It will be nice to see in the part 2 park. Yeah, I think. Yeah. अगर ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला ना, मैं तो भी इस सीन को रिलेवेंट मानता हूँ। अब देखो, ध्यान से सुनना, तुम, मैं और हमारी तरह बहुत सारे लोग रणविजय को एक मस्कुलिनिटी का ग्रेट एग्जांपल लेके चल रहे होंगे, जो कि शायद वो कुछ जगहों पे था भी। तो क्या मस्कुलिनिटी 100% ऐसी होती है? नहीं। तो देखो, अगर वो चीटिंग नहीं करता ना, तो बहुत सारे लोग उसको ग्रेट एग्जांपल ऑफ मस्कुलिनिटी समझते रहते। जब उसने चीटिंग करी ना, मैं वही समझ गया था कि डायरेक्टर यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। रणविजय असल में कोई सिग्मा मेल था ही नहीं, क्योंकि एक सिग्मा मेल चीटिंग कभी नहीं करता, और उसने गीतांजलि को सिर्फ फिजिकली चीट नहीं, इमोशनली चीट भी करा था। And at one point, you also, as a man, you understood that she's really giving it, that that warmth or whatever, So there is a mild connection which he doesn't want to accept in front of the wife. Maybe he also hates the fact that he got a little connected with Zoya. So that point is, unknowingly you're connected. You enter into a very dark world now. It's going to screw you up completely. That's what I want to show, but whatever it is, we'll see in the part 2. But this is a. तो सिंपल सी बात ये है कि रणविजय एक हरामी बंदा था, जिसे तुम अपना आइडल बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और शायद रणविजय क्रिमिनल ना भी हो, पर लेकिन वो एक चीटर जरूर है। और क्रिमिनल ना भी हो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर मेरे बाप को कोई मारना आएगा ना, तो मैं अपना पैर उसकी छाती पर रख के उसका गला काटूंगा। और लकीली ना मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है, ना मेरे पिताजी के कोई दुश्मन है, क्योंकि वो एकदम शरीफ इंसान है। और मेरी लाइफ तो उसका मतलब रणविजय की तरह फकअप नहीं होने वाली है। तुम सीरियस हो गए थे क्या? तो देखो, मैं अगर और बात करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जिनमें मैं बता सकता हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा क्यों एक स्मार्ट डायरेक्टर है। पर मैं अपना एक टेक जरूर दूंगा कि क्या इनकी मूवीज इतना हेट डिजर्व करती हैं, और क्या इनके कैरेक्टर्स सच में मिसोजिनिस्ट होते हैं। अगर देखो, मिसोजिनिस्ट की डेफिनेशन यही है ना, तो आई डोंट थिंक कि उनके कैरेक्टर्स मिसोजिनिस्ट होते हैं। यस, बट वो डिसरिस्पेक्टफुल जरूर होते हैं टुवर्ड्स वुमेन, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वुमेन के टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। वो ऐसे बात हर किसी से करते हैं। देखो, अगर एक कोई भी मैच्योर बंदा है ना, तो ये बात सिंपली समझेगा कि एक दूसरे पे हाथ उठाना इन रिलेशनशिप इज नॉट अ गुड थिंग। अब कबीर सिंह को लेके वो स्लैप वाली कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर अब इमेजिन कि ये प्रीति होती और प्रीति के साथ ऐसा कबीर कर रहा होता, और अगर प्रीति कबीर को चाटा मार देती, तो क्या इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती। देखो, हाथ उठाना ऑब्वियसली गलत है, चाहे फिर वो कोई भी हो, पर लेकिन फिर इक्वल बनो ना। मैं तो ऐसी 10 मूवीज गिना दूंगा जहाँ पे फीमेल एक्ट्रेस ने मेल एक्टर पे मजे में चाटे मारे, और उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज का क्रिएट होना छोड़ो, तुमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। और देखो, अगर एनिमल को हेट मिलने की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे % लोग थे जिन्होंने एनिमल कभी देखी नहीं थी, उन्होंने उसको देखी बनाई, उसको हेट करना चालू कर दिया था। और एनिमल पे फेमिनिस्ट से ज्यादा हेट लेफ्टिस्ट का आया था, क्योंकि तुम अगर कभी एनिमल को ध्यान से देखोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोपेगेंडा है जो कि बस्ट करे गए, और ये किसी को पसंद आया और किसी को नहीं आया, और जिसको नहीं आया उससे हेट मिली। वीडियो को अब एंड करते हैं कंक्लूजन देते हुए। देखो, एनिमल भी मेरे लिए कोई परफेक्ट मूवी नहीं थी, पर लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो क्लोज टू परफेक्ट मूवी थी। संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज वैलिड भी थी, और कुछ कंट्रोवर्सीज डायरेक्टर ने खुद अट्रैक्ट करी थी वेरी स्मार्टली। और इतने सब के बाद भी मुझे किसी ने कमेंट में मिसोजिनिस्ट बोला, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे पीछे आऊंगा।